आज अपने नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है बुद्धि। मनुष्य एवं संसार के अन्य प्राणियों में जो सबसे बड़ा अंतर है वह बुद्धि का ही है, और इसी के बल पर संसार के प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति होती है, परंतु इसमें कार्य करने की क्षमता का विकास वातावरण के संपर्क में रहने से होता है। यानी जो मनुष्य ज़्यादा जिस वातावरण में रहेगा उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से हो जाती है। जैसे कोई ट्रैक्टर मैकेनिक है, वो ट्रैक्टर का कार्य करता है तो उसको ट्रैक्टर से संबंधित ज्ञान या बुद्धि आ जाती है। अब है बुद्धि की अवधारणाएं। सबसे पहले बात करें अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने ने बताया बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। दूसरी बात करें टर्मन की। टर्मन ने बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति बताई। यानी जो हमारे सामने नहीं है उनको विचारों के रूप में समझने की जो शक्ति होती है वो बुद्धि कहलाती है, ऐसा टर्मन ने बताया। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की विधि है। और इसके अलावा गाल्टन ने बताया बुद्धि समझने व पहचानने की शक्ति है। थार्नडाइक ने बुद्धि को इस प्रकार से परिभाषित किया है: बुद्धि सत्य एवं तथ्य को पहचानने व तर्क की शक्ति है। इसके अलावा बुद्धि के प्रकार, अब बुद्धि के प्रकार हैं वो थार्नडाइक और गैरेट ने अपने अपने अनुसार बताए थे। तो गैरेट के अनुसार जो बुद्धि है वो यांत्रिक होती है, अमूर्त होती है और सामाजिक होती है। थार्नडाइक के अनुसार मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मतलब इसमें जो मूर्त है वो गैरेट ने यांत्रिक बताया था। यहाँ पर अपने प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, परंतु जो जिस क्षेत्र में अधिक कार्य करता है वह उसी प्रकार की बुद्धि वाला हो जाता है। यहाँ भी बात करें मूर्त बुद्धि, इसको अपने यांत्रिक और गामक बुद्धि भी कहते हैं। जो यंत्रों के क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो, जैसे चालक, मिस्त्री एवं इंजीनियर। यानी जो चालक होता है, मिस्त्री होता है, वो एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से जो मशीनीकरण होता है उसको देखकर वो अपना ज्ञान अर्जित करता है। इसी प्रकार अमूर्त अमूर्त बुद्धि होती है, यानी एक तरह से जो आपके सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जो समझने वाली बुद्धि है। यानी इसको अपने ये कह सकते हैं शब्दों को समझने वाली बुद्धि, विशेषकर शिक्षक, व्याख्याता, विद्यार्थी, दार्शनिक आदि। मतलब जो शब्दों के रूप में व्याख्यान किया जाता है पर उसकी मन स्थिति में चित्रण है वो बनाना, वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अगला है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि सामाजिक वातावरण में व्यवहार से संबंधित बुद्धि। यानी सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, समाज सेवी, राजनेता आदि में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वो समाज में रहकर कार्य करता है। अब आगे है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो कई प्रकार के दिए थे, उसमें अपने पहली बात करते हैं एक कारक या एक तत्व, एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत। इसके प्रस्तुतकर्ता अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न थे। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कोई एक ही कारक होता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसे अपने एक कारक बुद्धि सिद्धांत कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका खंडन भी किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है किसने खंडन किया था, तो जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जॉनसन ने निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। उसके बाद देखिए द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो इसका प्रस्तुतकर्ता स्पीयरमैन था। इस सिद्धांत के अनुसार
हमारी बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं। एक तो सामान्य कारक होता है जो हमें जन्मजात प्राप्त होता है, उसे अपने जी कारक या सामान्य कारक या जनरल कारक कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो कारक है उसको विशिष्ट कारक कहते हैं, यानी एक तरह से स्पेशल फैक्टर होता है जो वातावरण द्वारा हमें अर्जित होता है। मतलब सामान्य फैक्टर है वो केंद्र में रहता है और जितने भी विशिष्ट कारक होते हैं वो उसके चारों तरफ रहते हैं। तो एक डायग्राम बन रहा है जो आपके चित्र में दिखाया गया है। सामान्य कारक बीच में है और विशिष्ट कारक उसके चारों तरफ है। इस सिद्धांत के अनुसार जी कारक जन्मजात होता है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। मतलब जो जन्मजात होता है उसमें परिवर्तन नहीं पाया जाता। और बी के अंदर मतलब दूसरा जो एस कारक होता है वातावरण से अर्जित होता है तथा इसमें परिवर्तन संभव है। एस कारक असंख्यक होते हैं, मतलब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। बहुत सारे जो वातावरण में जितने भी सीखने और जो बुद्धि अर्जित करने वाले होते हैं, तो एस कारक है वो असंख्य होते हैं। जी कारक मध्य में पाया जाता है, एस कारक उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं जी कारक के चारों ओर घूमते हुए कार्य करते हैं। एस कारक जी कारक के आदेश की पालना करते हैं। मतलब एस कारक है वो जी कारक के आदेश की पालना करते हैं। जैसा जी वाला कहता है वैसा एस वाले करते हैं। इसमें एक और है, जॉनसन के अनुसार यह सिद्धांत राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत भी कहलाता है, यानी एक तरह से राजा और जनता वाला सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि जी कारक राजा की तरह हुक्म देता है तथा एस कारक प्रजा की तरह कार्य करता है। इसके बाद देखिए आगे, स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि सिद्धांत 1904 में दिया था तथा स्वयं ही ने 1911 में अपने इस सिद्धांत को बदलकर त्रिखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार हमारी बुद्धि में एक और समूह कारक खंड पाया जाता है जिसे जिस खंड को अपने जी एस कारक समूह में रखते हैं, यानी जी व एस कारक समूह दोनों का एक बना दिया। इस तरह से ये त्रिखंडात्मक बुद्धि हो गई। अगला है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, प्रस्तुत करता है थ्रस्टन और उसके सहयोगी केली। थ्रस्टन एवं केली ने अपनी पुस्तक PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी प्राथमिक मानसिक योग्यता में बताया कि हमारी बुद्धि में कुल 13 कारक होते हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं, जिनमें से 7 कारक जिनका संबंध दैनिक जीवन से होता है वे महत्वपूर्ण होते हैं। केली ने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन में विचार दिया कि कुल 9 कारक होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं तथा समूह में पाए जाते हैं। उसके बाद है बहुकारक, जिसे बहुतत्व और बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रस्तुत करता था थॉर्नडाइक। इसे बालुका व परमाणुवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको एक तरह से ऊंचाई चौड़ाई गहराई मतलब एक तरह से 3 डायमेंशियल अवस्था दिखाई गई है और बहुकारक सिद्धांत कहलाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के लिए अलग अलग कार्य जिम्मेदार होते हैं। ये एक तरह से बहुकारक सिद्धांत है और इसके बारे में जॉनसन ने बताया था कि इस सिद्धांत में किसी एक कारक का सहयोग सभी कारक करते हैं, अर्थात सहकारिता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या अपने ये कह सकते हैं सहकारिता का दृष्टिकोण होने से यह प्रजातांत्रिक
बुद्धि सिद्धांत भी है। उसके बाद अगला बुद्धि का सिद्धांत है तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसके प्रस्तुतकर्ता आर बी कैटल हैं। तरल बुद्धि का मतलब है यह जन्मजात बुद्धि होती है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, दैनिक कार्यों में उपयोगी है। और ठोस बुद्धि यह वातावरण जनित एवं अनुभवों पर आधारित होती है तथा हमारी सफलता में इसी का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। यह आगे से आगे बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद है अगला सिद्धांत त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत। प्रस्तुत करता है स्टर्नबर्ग। एक तरह से आपको ये पिरामिडी आकार का चित्र दिखाया गया है और उसमें अनुभविक बुद्धि यानी जो अनुभव के अनुसार होने वाला व्यवहार होता है। प्रासंगिक बुद्धि जब कोई कार्य व्यवहार प्रसंगानुसार होता है। और वातावरणीय बुद्धि यानी जो वातावरण में रहकर सीखी जाती है या उसका ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में तीन घटक होते हैं जिन्हें प्रासंगिक घटक, अनुभाविक घटक और वातावरणीय घटक कहते हैं। मतलब तीन होते हैं, अनुभाविक, प्रासंगिक और वातावरणीय। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कार्य प्रणाली उसके घटकों के संगठन पर निर्भर करती है। उसके बाद है लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड बुद्धि सिद्धांत। इसके प्रस्तुत करता है जॉनसन। लेवल फर्स्ट जन्मजात बुद्धि होती है, लेवल सेकंड अर्जित बुद्धि होती है। लेवल फर्स्ट बुद्धि सामान्य कार्यों के लिए ही जिम्मेदार है जिसका विकास संभव नहीं है तथा लेवल सेकंड बुद्धि वातावरण में रहकर अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मतलब तरल और ठोस का एक तरह से दूसरा रूप मान सकते हैं। तरल ठोस जो प्रस्तुत किया था आर बी कैटल ने, और इसको किसने किया, प्रस्तुत करता है जॉनसन। तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही। इसके बाद देखिए अगला बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसके अनुसार हमारी बुद्धि बहु प्रकार की होती है। प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रकार बताए थे और वर्तमान में ये 8 प्रकार की बताई गई है जो निम्न है: शाब्दिक, आंकिक, तार्किक, गामक, अंत्यवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और सांगीतिक और प्राकृतिक। मतलब एक तरह से 8 प्रकार हैं वो इसके बताए गए हैं। अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है त्रिआयामी। त्रिआयामी को अपने संरचनावादी बुद्धि सिद्धांत, 3D थ्योरी भी कहते हैं और प्रतिरूप सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब त्रिआयामी को संरचनावादी, 3D और प्रतिरूप सिद्धांत कहते हैं। इसके जो प्रस्तुत करता है जेपी गिलफोर्ड हैं। इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 3 आयाम होते हैं जो एक निश्चित संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मतलब 3 आयाम होते हैं जो आपको चित्र के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, जो एरो के रूप में हैं: विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। जो विषय वस्तु है उसमें प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है और आकृत्यात्मक है, ठीक है, और व्यवहारिक है। ये विषय वस्तु में आते हैं। और संक्रिया में समर्थी संज्ञान और अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन ये आते हैं। और उत्पादन में क्या होता है, इकाई या वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण एवं अनुप्रयोग ये उत्पादन के अंदर आते हैं। अब बुद्धि का एक तरह से यहाँ पे सूत्र दे रखा है जो गिलफोर्ड ने बताया था कि बुद्धि बराबर क्या है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादन। इसको यानी 3 बार प्रस्तुत किया गया है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे अपने। पहला है विषय वस्तु, कंटेंट होता है। संक्रिया एक तरह से ऑपरेशन, और जो उत्पादन होता है वो प्रोडक्ट होता है। तीनों ही क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में दिए गए हैं या गुणात्मक दिए गए हैं। पहला जो
ये बताया गया 1967 में। यानी जो कंटेंट है और जो प्रोडक्ट है और ऑपरेंट है, उनका जो संख्यात्मक जो मान है वो क्या है, 120 है। इसमें कंटेंट 4 है और ऑपरेशन 5 हैं और प्रोडक्ट हैं वो 6 हैं, और उसका मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। और 1977 में जो दिया गया उसमें कंटेंट 5 हैं, ऑपरेशन 5 हैं और प्रोडक्ट है वो क्या है, 6 हैं। तो मतलब मल्टीप्लाई किया तो 150 इसका आया। और 1980 के बाद में जो अपने बुद्धि का ये सूत्र बताया उसमें क्या है, कंटेंट 6 हैं, ऑपरेशन 5 हैं और प्रोडक्ट 6 हैं। तो मतलब इसका मल्टीप्लाई 180 है। कई बार परीक्षा में इससे संबंधित पूछ लेते हैं कि 1967 में क्या था, 70 में क्या था, 80 में क्या था। तो उसके हिसाब से जो मान है वो अपने को याद रखने पड़ते हैं। अगला सिद्धांत है आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। इसके प्रस्तुत करता है बी.एस. ब्लूम, और इम्पोर्टेंट भी है, मतलब आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम के अनुसार हमारे शरीर में बुद्धि जैसा कोई विशेषता हो नहीं पाई जाती। मतलब उन्होंने कहा कि बुद्धि जैसी कोई विशेषता होती ही नहीं है। मतलब एक तरह से आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है प्रतिदर्श न्यायदर्श नमूना सिद्धांत। इसके प्रस्तुत करता है थॉमसन। उन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि के कार्य करने की क्षमता से संबंधित प्रतिदर्श सैंपल होते हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अगला बुद्धि का सिद्धांत है क व ख बुद्धि सिद्धांत। प्रस्तुतकर्ता हेब हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे अंदर क व ख प्रकार की बुद्धि में क बुद्धि जन्मजात तथा ख बुद्धि अर्जित होती है, जैसा तरल और ठोस में अपने पढ़ा था। 13वां जो अपना सिद्धांत दे रखा है संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके प्रस्तुत करता है अमेरिकी विद्वान डैनियल गोलमैन। उचित समय पर उचित मात्रा में संवेग पैदा करना, ये संवेगात्मक सिद्धांत बुद्धि सिद्धांत की विशेषता है। और अरस्तु ने बताया क्रोध करना आसान है, परंतु उचित समय पर उचित मात्रा में क्रोध करना मुश्किल है। सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार अमेरिका के विद्वान जॉन मेयर व पीटर सेलो के द्वारा दिया गया, जिनके अनुसार संवेग के आधार पर किसी भी व्यवहार को संतुलित किया जा सकता है। यह 1990 में बताया गया। डैनियल गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों 1985 में ये प्रकाशित हुई। अपने आज ये बुद्धि के सिद्धांत हैं ये पढ़े हैं और आपको अच्छे भी लगे होंगे। इसके अलावा अपने अगली जो वीडियो है उसमें अपने पढ़ेंगे बुद्धि मापन है, और उसके आगे अपनी बुद्धि परीक्षण है। उसके अलावा अगला टॉपिक जो सृजनात्मकता है वो पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि रीट में जितने भी जो साइको के टॉपिक हैं वो अपने डेली के डेली एक वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे, और जितने भी जो रीट के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिल सके उसके लिए आप इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।